इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में स्टेट बैंक को बड़ा झटका लगा है। 40 मिनट तक चली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्टेट बैंक की ओर से दायर की गई याचिका ठुकरा दी है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वाले सभी धारकों की जानकारी 12 मार्च तक देने का फरमान सुनाया है। साथ ही चुनाव आयोग से कहा है कि वे सारी जानकारी इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर पब्लिश करें। बता दें कि याचिका दाखिल कर एसबीआई ने 30 जून तक की मोहलत मांगी थी। अब ये भी समझ लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है और इनसे पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा मिलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इनका मूल्य 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का था। इसे देश का कोई भी नागरिक या कंपनी खरीद सकती थी। साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में ये बॉन्ड 10 से 10 दिनों के लिए जारी किए जाते थे। इन्हें खरीदने वाले की पूरी जानकारी केवाईसी स्टेट बैंक के पास होती है, लेकिन बैंक उनकी पहचान गोपनीय रखता था। बॉन्ड खरीदने वाले को टैक्स में रिबेट भी दी जाती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा उन्हीं राजनीतिक दलों को दिया जा सकता था जिन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। डोनर के बॉन्ड डोनेट करने के 15 दिन के भीतर बॉन्ड पाने वाली पार्टी इसे चुनाव आयोग से वेरीफाइड बैंक अकाउंट से कैश करवा लेती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा रूलिंग पार्टी बीजेपी को चंदा मिला है। बीते 6 सालों में बीजेपी को 6337 करोड़ की फंडिंग मिली, जबकि कांग्रेस को महज 1108 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। अब समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इतिहास क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें असंवैधानिक क्यों ठहराया? 2017 से 18 के चुनावी बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पेश की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार इसे नोटिफाई करती है। सरकार का तर्क था कि इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी आएगी, साथ ही ब्लैक मनी पर भी लगाम लगेगी। जबकि इसका विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं की जा सकती है, जिसके चलते ये बॉन्ड्स चुनावों के काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते थे। 2017 में इन बॉन्ड्स की वैधानिकता को चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दें। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड्स को जारी करने पर रोक नहीं लगाया था। दिसंबर 2019 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है। इस आवेदन में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाने की मांग की जाती है। शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई करती है। तारीख बदलती है, साल बीतते हैं, फिर तारीख आती है 2 नवंबर 2023। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम केस में फैसला सुरक्षित रख लेता है। हालांकि फैसला सुनाए जाने की तारीख नहीं दी जाती। फिर आती है 15 फरवरी 2024 का दिन। ये फैसले का दिन था जब 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहरा दिया था। साथ ही तत्काल प्रभाव से इनकी बिक्री पर रोक लगा दी। कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो 12 अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे। इसके लिए 6 मार्च 2024 की डेडलाइन दी गई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि वो 13 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वालों का पूरा ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखने के लिए असंवैधानिक है। ये स्कीम सूचना के अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है। पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले फंड की जानकारी होना मतदाता का अधिकार है। 4 मार्च 2024 को स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट की अदालत का दरवाजा खटखटाती है। याचिका दायर कर बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी। एसबीआई की अपील पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका लगाई, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना यानी कंटेम्प्ट का केस चलाने की मांग की गई। बहरहाल ये मामला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना यह है कि 13 मार्च तक एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी दे पाती है या नहीं। अगर नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट बैंक पर क्या एक्शन लेता है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।